अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक नया करंट अफेयर का टॉपिक देखेंगे। कॉप 27 लिमिटेड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। कॉप 27 ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसके ऊपर पाकिस्तान का क्या स्टांस था वो भी हमने देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप मेरी जो करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट है नवंबर की, उसके अंदर आपको लाजमी मिल जाएगा। यू कैन विजिट देयर। एंड आज जो हम देखेंगे वो बेसिकली एक इनिशिएटिव लिया गया है, लॉस एंड डैमेज रिपरेशन बाय द कॉप 27 जो समिट हुई थी, उसके बाद इंटरनेशनल लीडर्स ने लिया है। तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, क्या मतलब कि ना एफर्ट्स पाकिस्तान के क्या थी जिसकी बेस पे ये हुआ है, और ये बेसिकली लॉस एंड डैमेज है क्या, इसके इश्यूज क्या होंगे ओवरऑल। तो इनको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो कॉप 27 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, इसको लेड किया गया है बाई पाकिस्तान एंड जो हमारी क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर हैं श्री रहमान। और उस पे ना एक लॉस एंड डैमेज फंड, ये एक नया जो एक इनिशिएटिव लिया गया है। इट इज़ बेसिकली अ क्लाइमेट जस्टिस फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसको फर्दर हम देखते हैं। इन अगस्त अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल लेफ्ट द थर्ड ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि ये जो पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स वगैरह थे, उनको उन्होंने ओवरऑल जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको बूस्ट अप किया। और उसके पीछे दूसरी एक जो मेजर रीजन थी वो कॉप सॉरी G77 ग्रुप ऑफ 77 नेशंस। ये एक ग्रुप है यूएन की, एक ऐसे समझ लें इनफॉर्मल बॉडी है। उसमें पाकिस्तान आजकल चेयरपर्सन है, मतलब कि वो लीड कर रहा है। तो वो जो 77 कंट्रीज हैं वो सारे डेवलपिंग नेशंस हैं, तो उनकी सपोर्ट भी थी पाकिस्तान को। सो पाकिस्तान हैज़ बीन एबल टू लॉन्च दिस सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट एट कॉप 27। तीसरा जो मेजर रीजन थी, पहला पाकिस्तान के फ्लड्स, दूसरा G77 के ऊपर जो पाकिस्तान की चेयरिंग है उसने काफ़ी हेल्प किया। तीसरा जो है ना यूएन के जो चीफ हैं एंटोनियो गिटरेस, ये पाकिस्तान आए थे जब पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आए थे। तो उनकी जो आना था और उनका जाना था, जब उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो तब भी उन्होंने कहा था कि मैं G20 की मीटिंग के ऊपर और कॉप 27 के ऊपर मैं जाके ये कोशिश करूंगा कि वहाँ पर लोगों को कन्विंस कर सकूं कि वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ ना कुछ करें, या ये जो क्लाइमेट जस्टिस है उसको होना चाहिए। तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्पफुल साबित किया है इस ओवरऑल इनिशिएटिव को स्टार्ट करने में। तो फ्लड डेवस्टेशन ये ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में भी बता चुका हूँ। मैं इसके ऊपर तकरीबन 7 से 8 वीडियोस बना चुका हूँ, फ्लड्स की काजेज, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। और हमने बहुत डिटेल में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप काइंडली प्लेलिस्ट में ये भी देख सकते हैं। और जो इसकी ओवरऑल लेटेस्ट जो फैक्ट्स आए हैं फ्लड्स की डेवस्टेशन में, तो उसमें अकॉर्डिंग टू श्री रहमान जो कि हमारी क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि आई ओपनिंग फैक्ट इज दैट पाकिस्तान अप्रोक्सीमेटली लूजिंग 9.5% ऑफ इट्स जीडीपी टू इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट स्ट्रेस। ठीक है। और जो G20 मीटिंग्स हैं या G20 जो मेंबर्स हैं, वो अलोन दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ 75% ऑफ ग्लोबल इमिशन, जबकि पाकिस्तान जो है वो 0.1% है। और ये भी नहीं है, इतना भी है, लेस देन 1% है शायद। तो वो कह रही है कि ये इस तरह अगर फॉर एग्जांपल चलता रहा तो हम ज़्यादा ऑन द रिसीविंग एंड होंगे। सो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ रिपरेशन। ठीक है। फर्दर जो हमारे वहाँ पर नबील मुनीर जो एक एक्सपीरियंस डिप्लोमेट है, उन्होंने भी ये कहा कि दिस इज लॉस एंड डैमेज रिपरेशन, नॉट अ चैरिटी। मतलब कि हमें जो हमारा नुकसान हुआ है वो क्योंकि आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमिशन करते हैं और उनकी वजह से भुगतना हमें पड़ता है। तो हम आपसे कोई चैरिटी वगैरह नहीं मांग रहे, ना ही एड मांग रहे हैं। ये हमारा हक है जो कि हम आपसे मांग रहे हैं। So Pakistan's powerful and deft approach won the day. G77 led by Pakistan stood tall and made sure that the loss and damage fund would start running in 2023. And the fund was nothing more than a pipe dream at COP 26। मतलब कि जो हमारी पहली थी COP 26 जो कि ग्लासगो यूके इंग्लैंड के अंदर हुई थी, उसके ऊपर भी इसको डिस्क्राइब किया गया था, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्दर काम नहीं किया गया था। तो बेसिकली लॉस एंड डैमेज रिपरेशन ये है क्या, इट इज एडिशनल फाइनेंस विल बी मेड अवेलेबल फॉर कंट्रीज vulnerable to the effects of climate change,
with extreme temperature, droughts, floods, storms, and wildfires becoming more frequent, developing countries demanded stronger commitments on the adaptation financing. मतलब कि हमारा जो डेवलपिंग नेशन है उनके पास इतना रेवेन्यू तो होता नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं। एंड सो उन्होंने ये डिमांड किया फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस कि वो हमें ये जो अडाप्टेशन है उसके अंदर हमें फाइनेंस करें। मतलब कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो कोल एनर्जी से वो शिफ्ट हो अपना नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर। पहले पाकिस्तान अगर कोल को यूज़ कर रहा है तो अब वो चाहता है कि मैं वाटर के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करूं, तो उसे पैसे की ज़रूरत होगी, उसे रेवेन्यू की ज़रूरत होगी। लाइक उसे डैम बनाने होंगे, उसे मल्टीपल जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, जिस तरह के दासो पावर प्रोजेक्ट हो गया, दिया मीर बादशाह डाइम, वहाँ पर काफ़ी कुछ इस तरह का पड़ेगा। विंड टर्बाइन्स होंगे, सोलर पैनल्स के जो होंगे एक प्रोजेक्ट्स लगेंगे। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लगाने के लिए पाकिस्तान को फाइनेंस की ज़रूरत होगी। सिमिलरली जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उन सबको ज़रूरत है। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये लॉस एंड डैमेज रिपरेशन जो है ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। लेकिन इसके ना मल्टीपल इश्यूज हैं। इश्यूज क्या हो सकते हैं, मतलब कि इसमें आप ये देखें कि कॉप 21 जो कि पेरिस अकॉर्ड था, फ्रांस में हुआ था पेरिस में। तो उसके ऊपर ये डिसाइड किया गया था कि जो डेवलप्ड नेशंस होंगी वो 100 बिलियन डॉलर एवरी ईयर देंगी टू द डेवलपिंग नेशंस। ठीक है। लेकिन ये आज तक 2020 में शायद ये अकॉर्डिंग टू सम मीडिया रिपोर्ट्स है कि 83 बिलियन डॉलर सिर्फ दिए गए थे बाय 2020। ठीक है। तो फर्दर अब ये देखें कि जब 5-6 सालों में इतना पैसा दिया गया है, तो ये फर्दर किस तरह मतलब कि मैनेज होगा, या इतना फाइनेंस कौन देगा, किस तरह देगा। Similarly, finance requirements could be huge. Some studies project that the cost of adaptation alone will be closer to $400 billion a year, while intergovernmental IPCC puts the cost of mitigation at 3 to 6 times higher than the capacity flows so far committed. मतलब कि वो पहले उन्होंने $100 बिलियन की कमिटमेंट की थी, वो भी उन्होंने 5 सालों में सिर्फ $83 बिलियन दिए हैं। अब जो आईपीसीसी के कुछ जो स्टडीज हैं उनके मुताबिक ये हमें $400 बिलियन पर ईयर चाहिए होंगे। तो अब ये पैसे कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कौन देगा, किस तरीके से देगा, कौन से कंट्रीज ज़्यादा लेंगे, कौन से कंट्रीज कम लेंगे, ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस होनी बाकी हैं। मतलब कि ये जो इशू, ये लॉस एंड डैमेज रिपरेशन है, ये फर्दर निगोशिएट होगा ये पूरा साल, और 2024 के अंदर इसके ऊपर फाइनल कमिटमेंट्स जो होंगी वो होंगी। फर्दर इसको काफ़ी अप्रिसिएशन मिली है। जो सेनेटर शेरी रहमान है उन्होंने ये कहा भी है कि इट्स बिन अ लॉन्ग 30 years जर्नी फ्रॉम द डिमांड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड फॉर 134 कंट्रीज। मतलब कि ये काफ़ी अरसे से ये चीज़ चल रही थी, लेकिन इसके ऊपर कभी कुछ हुआ नहीं था। बिलावल साहब ने भी इसको एक लैंडमार्क विक्ट्री कहा है फॉर पाकिस्तान। ठीक है। हु सफर्ड from the devastation of climate change. Similarly, जो appreciation, Asad Rahman, the executive director of UK charity War on Want, believes that without the leadership of Pakistan, we would want have the outcome. ठीक है। उसके बाद जी एक हरजीत सिंह, the global political director at Climate Action, says Pakistan led from the front, but civil society pressures gave power to negotiate inside the conference rooms to fight harder. तो पाकिस्तान को काफ़ी अप्रिसिएट भी किया जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमेशा जब भी कोई सक्सेस होती है तो उसके अंदर लीडरशिप का बहुत रोल होता है। और आई पर्सनली बिलीव कि जो मैडम शीरी रहमान है उन्होंने काफ़ी इसके अंदर हार्ड वर्क किया है। और वो जब बोलती भी हैं तो ओवरऑल महसूस होता है कि वाकई कोई एक स्कॉलर टाइप कोई कोई इंसान है जो कि बोल रहा है। ठीक है। उनकी जो आर्गुमेंटेटिव पावर है, उनकी ओवरऑल इंटेलेक्चुअल स्किल्स, तो उनकी जो लीडरशिप स्किल्स थी उन्होंने काफ़ी इस चीज़ में हेल्पफुल साबित की। लेकिन अभी जो फाइनेंस के अलावा और क्या मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि ओवरऑल एलिफेंट एज ए इन द रूम विल क्रिएट सिचुएशन के उसके ऊपर प्रॉब्लम्स होंगे। तो सबसे पहले जो जियोपॉलिटिक्स, जिसमें आपके सामने है इस टाइम वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी, वॉर्स चल रही हैं, उसके ओवर यूएस चाइना की राइवलरी स्टार्ट है, इकोनॉमिक रिसेशन, दुनिया इस टाइम बिल्कुल इकोनॉमिक डाउनटर्न की तरफ जा रही है। मतलब कि मल्टीपल ऐसे नेशंस हैं, यूके
रिसेशन, अंडर रिसेशन। उसके अलावा यूएस के अंदर इवन के इन्फ्लेशन है अपने ऑल टाइम हाई पे है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर देखना है, श्रीलंका हो रहा है, पीरू हो रहा है, उसके अलावा पता नहीं कितने ऐसे, लेबनान हुआ है। मल्टीपल ऐसी नेशंस हैं जो कि इकोनॉमिक रिसेशन से गुजर रही हैं। पेंडेमिक्स, कोविड अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, स्टिल कोविड 19 चाइना के अंदर, उसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से। सिमिलरली जो राइजिंग पॉपुलिस्ट लीडरशिप, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान, इंडिया के अंदर मोदी, ट्रम्प, उसके अलावा फिलीपींस, उसके अलावा मतलब कि मल्टीपल ऐसे नेशंस हैं जिनके अंदर ना जो शी हो गया, चाइना में पुतिन हो गया, रशिया में, ये सारी जो है पॉपुलिस्ट जो लीडरशिप है, जो कि सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं, वो आइसोलेशनिस्ट हैं। वो ये नहीं देखते कि दुनिया का क्या भला होगा, वो सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरह की जो लीडरशिप है, इससे भी काफ़ी इस चीज़ को नुकसान होगा बेसिकली। तो रे ऑफ होप अगर देखें तो शी बाइडन समिट हुई है पिछले दिनों, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी एक एग्री किया है कि हम क्लाइमेट के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। ये जो लॉस एंड डैमेज फंड, अगेन ये एक बड़ी बड़ी बहुत बड़ी होप है। ग्लोबलाइजेशन इज स्टिल देयर। तो उसके अलावा नॉन न्यूक्लियर वॉर इन यूक्रेन, मतलब कि अब देखने के वॉर काफ़ी अरसे से चल रही है, रशिया इज गोइंग टू एट द रिसीविंग एंड, लेकिन फिर भी वो अपनी जो एक न्यूक्लियर पावर है उसको यूज़ नहीं कर रहा, मीन कि वो दुनिया का भी भला चाहता है और अपना भी भला चाहता है। तो एक रे ऑफ होप है कि कुछ लीडर्स इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो कि कुछ काम कर रहे हैं फॉर द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एंड फॉर द कॉमन गुड। तो होपफुली इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग डेकेड्स, द सिचुएशन विल बी चेंज। तो वी हैव टू बी होपफुल, बाकी लीव द रेस्ट टू अल्लाह अलमाइटी। तो फॉर दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।